हेलो एवरीवन। टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे अपना सेक्शन 3 के बारे में, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 1848 तक। मतलब 1830 से लेकर के 1848 तक आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा रेवोल्यूशंस हो रहा था। अब ये जो रेवोल्यूशंस है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को इस पूरे सेक्शन में बताया गया। देखिए, मोस्टली जो बात किया गया है कि जो रेवोल्यूशंस है वो मेनली कौन करवा रहे थे, कौन हो कर रहे थे, ठीक है। तो एक ग्रुप था जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में क्या है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल्स है, एजुकेटेड बिजनेसमैन है। उन लोगों का क्या है, बहुत सारा फिलोसोफर्स का आइडियाज उन लोग पढ़े हुए हैं। तो जिससे क्या हो रहा है ना कि उन लोग के दिमाग में एक चीज चल रहा है कि जो हम लोग का गवर्नमेंट फिलहाल चल रहा है या जो हम लोग का देश चलाने का तरीका है वो गलत है। हम लोग को एक बेहतर तरीका जिसमें इंसान का इंसानियत पे, ठीक है, ज्यादा भरोसा रहे, ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहे, इस बेसिस पे हम लोग को एक अच्छा गवर्नमेंट बनाना चाहिए, ये उन लोग का मानना था क्योंकि वो लोग एजुकेटेड है। अब यही लोग प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास मतलब बिजनेसमैन, ये लोग सबको रेवोल्यूशन का मेन भागीदारी थे, ठीक है। अब पहला जो रेवोल्यूशन का चिंगारी है वो हमने को देखने को मिलता है फ्रांस में जुलाई 1830 में। उस अपहीवल में जो बर्बन डायनेस्टी के राजा थे उस समय में, उनको हटा दिया गया, ठीक है। कौन हटाया? तो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज लोग बर्बन डायनेस्टी के राजा को खत्म कर दिए, हटा दिया वहां से। और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया, मतलब राजा रहेगा लेकिन संविधान बना के राजा का पावर्स को कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ध्यान से समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और मोनार्क भी रहेगा, लेकिन मोनार्क का पावर को, राजा का पावर को संविधान के अंदर में कंट्रोल किया जाएगा और संवैधानिक पावर दिया जाएगा राजा को, मतलब उसके पास कुछ लिमिटेड पावर्स रहेगा। तो उस समय जो राजा बनाए गए, जो मोनार्क बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, वो थे लुइस फिलिप, ठीक है, लुइस फिलिप। मेटरनिक का एक स्टेटमेंट हुआ करता था कि जब फ्रांस छींकता है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ लेता है ना। When France sneezes, the rest of Europe catches cold। ये हम लोग हमेशा से देख आएंगे, शुरुआत फ्रांस में हुआ और आगे चल के वो रेवोल्यूशन या वो आइडिया पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया। जुलाई रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ था फ्रांस में, वो उसका अपहीवल, उसका और भी इंसिडेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं और जगहों पे, जिसमें से एक बताया है कि ब्रुसेल्स में ये स्पार्क शुरू हुआ जिससे बेल्जियम जो था ना वो नीदरलैंड्स से अलग हो गया। ट्रीटी ऑफ वियना में जो नीदरलैंड्स को दिया गया था बेल्जियम, वो वापस से अलग हो गया। इसके अलावा एक बड़ा इवेंट का इंतजार था बाकी यूरोप को, फ्रांस में तो हो ही रहा था, बाकी यूरोप को एक बड़ा इवेंट का इंतजार था जिस इवेंट को देख के बाकी यूरोप में भी हौसला आ जाए और वो लोग भी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई करें। अब एक वो इंसिडेंट था ग्रीस में, ठीक है। देखिए, ग्रीस एक ऐसा जगह था जो कल्चरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था यूरोप के लिए, है ना। बहुत सारे पोएट्स और आर्टिस्ट जो है ग्रीस को क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन का जन्म ही यहीं से हुआ है, ठीक है। जो भी कल्चर है, जो भी कुछ है ग्रीस का,
वो बहुत ही पौराणिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए। अब इसी कारण से क्या सिचुएशन था कि ग्रीस में उस समय एक मुस्लिम एम्पायर का राज हुआ करता था, जो था ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, 15 सेंचुरी से वो लोग वहां राज कर रहा था। लेकिन जब लोग पढ़ लिख गए, है ना, अब ग्रीस का ये जो कल्चर था, इस पे लोगों को लगता था कि ये खतरा है, क्योंकि भाई मुस्लिम एम्पायर है, धीरे धीरे करके लोग अपना कल्चर भूलते जाएंगे, ग्रीस का कल्चर खतरे में आ जाएगा। ये एक रीजन था, बहुत बड़ा रीजन, कि आंदोलन वहां पे शुरू हुआ। 15 सेंचुरी से ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर के अंदर में था। 1821 में ग्रीक्स के बीच में जो स्ट्रगल है आजादी के लिए, वो शुरू हो गया। नेशनलिस्ट जो ग्रीस में थे, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों को सपोर्ट किन से मिला? उन लोगों को सपोर्ट मिला ग्रीक्स, जिनको देश निकाला दे दिया गया था, जो एग्जाइल में थे, और वेस्ट यूरोपियंस से, कुछ और कंट्रीज से वेस्ट की तरफ, वेस्ट यूरोप की तरफ, जहां से उन लोगों को सपोर्ट दिया जा रहा था ग्रीक्स को नेशनलिस्ट मूवमेंट करने के लिए। रीजन भी वही कल्चर वाला रीजन है कि आपका जो कल्चर है ग्रीक का, वो बहुत एंशिएंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए। तो ऑटोमन एम्पायर उसको खत्म कर देगा, इसलिए उसको बचाना है। इसके बाद पोएट्स और आर्टिस्ट भी सामने आए। वो लोग बहुत सारा चीजें राइटिंग्स में अपने लिखते थे, शिल्पकारी में दिखाते थे, जो लोगों को समझाया जाता था एक तरीके से कि ग्रीक का इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट इकट्ठा करना है अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। ये उन लोग का मकसद था। एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो है वो फंड्स इकट्ठा किए, ठीक है, और इस वॉर के लिए, इस इंडिपेंडेंस के लिए वो फंड्स ऑर्गेनाइज करते थे। इसके अलावा वो युद्ध में भी हिस्सा लिए, जहां पे जाने के बाद उनको वहां फीवर हो गया, और 1824 में फीवर से उनकी मौत हो गई। फाइनली जब ये इंडिपेंडेंस का लड़ाई एकदम चरम पे पहुंच गया, अब ऑटोमन एम्पायर इस लड़ाई को हारने लग गया, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस का एक जगह है, वहां पे एक ट्रीटी साइन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। एक एग्रीमेंट साइन हुआ 1832 में, ये ट्रीटी साइन हुआ था, और इसके तहत ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिल गया। नेशन क्या होता है, ये हम लोग स्टार्टिंग में बात की। एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिल गया। इसके बाद देखिए, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया है कि कैसे रेवोल्यूशन चल रहा था यूरोप में, थोड़ा 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 करके रेवोल्यूशन सब लोगों को दिख रहा है। इसके अलावा 3.1 देखिए, वहां पे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो रोमांटिसिज्म क्या होता है पहले ये समझिए। कल्चरल तरीके से अगर हम लोग देशभक्ति का, देश प्रेम अपने अंदर जगाते हैं या किसी और के अंदर जगाते हैं, तो इसको हम लोग रोमांटिसिज्म बोलते हैं। कल्चरल मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से देश प्रेम का भावना अपने अंदर और किसी और के अंदर जगाना, इसको हम लोग बोलते हैं रोमांटिसिज्म। अब ये जो कल्चर था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था एक नेशन का आइडिया जनरेट करने के लिए। रीजन बीइंग कि भाई नेशन है, तो भाई हम लोग को एक कुछ मुद्दा तो चाहिए, एक ऐसा एंशिएंट हिस्ट्री, एक ऐसा एंशिएंट कल्चर जो हम लोग का सेम हो, तब तो हम लोग एक साथ मिलकर लड़ाई करेंगे। यही रीजन से कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सब के थ्रू अपने कल्चर को डिपिक्ट करना, आम आदमी के बीच में बताना कि हम लोग सेम हैं, बहुत मदद किया। कुछ आर्टिस्ट और पोएट्स थे जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहते थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व रहते थे, नेशन क्रिएट करना चाहते थे। अब ये लोग का क्या था ना, साइंटिफिक रीजंस और लॉजिक ये लोग नहीं दिया करते थे। इससे परे अपने आर्ट में या अपने पोएम्स में ये लोग
इमोशंस, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग, जो भावनात्मक सोच है कि हम लोग एक है तो क्यों एक है, हम लोग का हिस्ट्री एक है, हम लोग का जो फादरलैंड है, जो एक ही जमीन से हम लोग निकले हैं, हमारे पूर्वज यहाँ से थे, ये सारा बात जो इमोशनल, इंट्यूशनल और मिस्टिकल है, ये सब पे ये लोग ज्यादा फोकस करते थे। ये लोग क्या है, सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज लोगों के अंदर क्रिएट करते थे कि हमारा जो एंशियंट जगह है ये, है ना, हमारा जो कल्चर है ये एक है, ठीक है, और कॉमन कल्चरल पास्ट दिखाते थे ताकि नेशन का भावना लोगों में जनरेट हो। एक नाम दिया हुआ है जर्मन फिलोसोफर का, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, 1744 से 1803 तक इनका जीवन था। इनका ये मानना था कि अगर जर्मन कल्चर आपको एक्चुअल में देखना है ना, तो आप आम लोगों के बीच जाइए, कॉमन पीपल, और यही कॉमन पीपल को जर्मन भाषा में डास वोल्क बोलते हैं। अगर आपको जर्मन कल्चर को समझना है तो आप फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, वहां का लोकल सॉन्ग्स जो वहां के कल्चर को बताता है, कल्चरल सॉन्ग्स, कल्चरल पोएट्री, फोक डांसेस, ये सब के थ्रू आप वहां का जर्मन कल्चर का असली स्पिरिट को, स्पिरिट ऑफ द नेशन को समझ सकते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलता था वोक्सजिस्ट, ठीक है। और इस तरह से वो लोग पॉपुलराइज करते थे ये सारी कल्चरल एक्टिविटीज को और नेशन का भावना जनरेट करते थे। वर्नाक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस का यूज और लोकल फोकलोर, लोकल कहानी सब होता है ना जो अपने एरिया में फेमस होता है, कोई वीरता कहानी, कोई क्रूरता कहानी, ये सब जो लोकल लेवल पे फेमस होता है, ये सब लोकल लैंग्वेज में लोगों को सुनाया जाता था, बताया जाता था, और मैसेज ऑफ नेशन, नेशनलिज्म उन लोग को दिया जाता था उन लोग के लोकल भाषा में, क्योंकि एक मेजॉरिटी ग्रुप जो था वो अनपढ़ था, इलिटरेट था। पोलैंड का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। पोलैंड जो है ना, उस समय कोई इंडिपेंडेंट नेशन था ही नहीं, लेकिन लोगों के अंदर पोलैंड का कल्चर का भावना जिंदा रखने के लिए म्यूजिक और लैंग्वेज का यूज किया जाता था। भले ही लोग अलग अलग किंगडम्स में हैं, लेकिन उन लोग का जो म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू, पोलिश भाषा के थ्रू, उन लोग को अपना एंशियंट कल्चर याद दिलाए रखना है, हमेशा उन लोग के दिमाग में रखना है। एग्जाम्पल बताया गया है कैरोल कुरपुंस्की, ठीक है, ये सेलिब्रेट करते थे, मतलब प्रयास करते थे, कोशिश करते थे नेशनल स्ट्रगल उत्पन्न करने का, बढ़ाने का, ठीक है ना, अपने ऑपराज, ऑपरा म्यूजिक है, और म्यूजिक के थ्रू। फोक डांस जैसे कि पोलोनेज, वहां का जो फोक डांस है, पोलोनेज और मजुरका, ये दोनों नेशनल सिंबल्स की तरह यूज होता था। तो ये कुछ तरीका था जिससे पोलैंड अपना कल्चर को जिंदा रखा था, अलग अलग किंगडम होने के बाद भी। इसके बाद 3.2 में आया जाए, ठीक है। आप लोग जब बुक को रीड कीजिएगा तो शॉर्ट पॉइंट्स में यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, आपको नोट्स के फॉर्म में दे दिया जाएगा, लेकिन जब आप लोग पूरा एक फुल रीडिंग तो आपको देना ही चाहिए। जब आप लोग ये सारा सुन लीजिएगा तो आप एक फुल रीडिंग दीजिएगा, आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा, अच्छा क्लैरिटी हो जाएगा। तो सब सुनने के बाद जरूर से एक फुल रीडिंग दीजिए। उसके बाद अगर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत पड़ रहा है तो आप देखिए, इसका सेक्शन वाइज भी वीडियो हम डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा कि आप अगर मान लीजिए कोई एक सेक्शन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ उसी सेक्शन का वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं 3.2 में, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब क्या सिचुएशन था यूरोप का उस समय, इस बारे में बात होगा। 4 केस बताया है, 2 केस जो है 1848 का है, एक 1845 का है, और एक 1830 के बाद के सिचुएशन था। तो भाई ये हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं 1830 से 1848 तक का। तो 1830s में, 1830 के बाद सिचुएशन क्या था, देखिए
पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा था, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा था। पॉपुलेशन जो है क्या कर रहा था, बेरोजगारी जब बढ़ रहा था तो रोजगार लेने की तलाश में या कोई भी रीजन से वो लोग गांव क्षेत्र से, रूरल एरिया से शिफ्ट होके शहरी क्षेत्र में जा रहा था, अर्बन एरिया से। अब अर्बन एरिया में जब जा रहा था तो रहने को घर नहीं है, तो उन लोग क्या है, छोटा छोटा झुग्गीज है ना, चौल बना के रह रहा था। इससे क्या होता, स्लम एरियाज डेवलप हो जा रहा था और बढ़ता जा रहा था, ओवर क्राउडिंग हो जा रहा था। तो ओवर क्राउडेड स्लम्स बनता जा रहा था शहर में। छोटे जो प्रोड्यूसर्स लोग थे, जो लोग पहले छोटा मोटा अपना कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे हैं, कुछ कपड़ा बना रहे हैं या कुछ उस तरह काम कर रहे हैं, वो लोग को बहुत स्टिफ कंपटीशन झेलना पड़ रहा था। किसकी तरफ से? तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद से मशीन बेस्ड गुड्स बनने लग गया था, जो काफी सस्ता हुआ करता था एज कंपेयर टू हैंडमेड गुड्स। तो हैंडमेड गुड्स की जगह ये सस्ता है मशीन मेड, और इंग्लैंड सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो मशीनी से जो बना हुआ कपड़ा है या कोई भी चीज है वो ज्यादा बिक रहा था मार्केट में, और लोगों के द्वारा जो कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट्स है, छोटा छोटा बिजनेसमैन लोग हैं, उन लोगों का प्रोडक्ट है, वो सब नहीं बिक रहा है। टेक्सटाइल में स्पेशली हो रहा था, ठीक है, कपड़ा का व्यापार में। कुछ ऐसे रीजन्स थे जहां पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में थे, मतलब वो जो नोबेलिटी और क्लर्की वाला सिस्टम है वो अभी पावर में था। तो वैसे रीजन में पीजेंट्स, जो गरीब किसान है, उसके ऊपर अभी भी फ्यूडल ड्यूज, टैक्सेस वगैरह का बर्डन रहता था। फूड प्राइसेस के बढ़ने पे और फसल खराब होने पे और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता था सोसाइटी में। अब ये तो 1830 के बाद का सिचुएशन है। अब 1848 का सिचुएशन देखेंगे, पेरिस का। 1848 का दो सिचुएशन है, उसमें से एक हम लोग देखेंगे पहले पेरिस वाला। देखिए, फूड शॉर्टेज हो रहा था, हम लोग देख लिए 1830 के बाद से ही हो रहा है, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण लोगों का जो सब्र का बांध है ना, वो टूट गया, और फाइनली पेरिस की सड़कों पे बहुत भीड़ निकल के आ गया आंदोलन करते हुए। बैरिकेड्स जो पुलिस का था उसको फेंक दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है ना, और तोड़ दिया गया। लुइस फिलिप मजबूर हो गए वहां से भागने के लिए, उस समय जो मोनार्क थे। नेशनल असेंबली जो है अब देश को कंप्लीटली एक रिपब्लिक बना के रख दिया। जो सफरेज है, ठीक है, मतलब एक रिपब्लिक बनने के बाद जो लोग पहला काम किया वो था कि जितने भी एडल्ट्स हैं 21 साल से ऊपर, उन सब को वोटिंग राइट्स दे दिया गया। इसके अलावा राइट टू वर्क लाया गया, मतलब सबको गारंटी किया गया कि उनको काम मिलेगा, और इसके लिए नेशनल वर्कशॉप्स क्रिएट किया गया असेंबली के द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा। और वो नेशनल असेंबली जो है वो एक तरह का वर्कशॉप में स्किल्स प्रोवाइड करता था ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसके बाद 1845 का एक कंडीशन बताया, सिचुएशन बताया। ये गांव क्षेत्र का सिचुएशन है। जो जुलाहा लोग थे, मतलब जो कपड़ा वगैरह का बिनाई करते थे, वीवर्स थे सेलिशिया के, वो एक रिवोल्ट किए थे अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्टर्स का काम क्या था कि उन लोग को मटेरियल, रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करना, उन लोग को कॉन्ट्रैक्ट देना कोई काम करने के लिए, बदले में उन लोग को पेमेंट करेंगे और उन लोग से सामान ले लेंगे वापस। जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर है और आप लोग मान लीजिए कि वीवर है, तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे। मान लीजिए कि 1000 कपड़ा बनाना है, 2000 कपड़ा बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट दिए, उस बेसिस पे हम आपको पेमेंट करेंगे, और जब आपका सामान बन जाएगा
आपको पेमेंट करके सारा सामान आपसे ले लेंगे, जो सामान हमको चाहिए, फिर फर्दर हम उसको मार्केट में बेचेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट क्यों था? क्योंकि अभी स्टिफ कंपटीशन चल रहा है भाई, मशीनी गुड्स के कारण। तो क्या है ना, ड्रास्टिकली जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो लोग जो वेजेस है, जो पैसा देते थे वीवर्स को, है ना, उन लोग को का जो पैसा है वो घटा दिया गया, पेमेंट उन लोग का कम कर दिया गया। 4 जून का 2 बज रहा था, ठीक है। अब 2 बज रहा था 4 जून का, उसमें हुआ क्या, एक बहुत बड़ा भीड़ वीवर्स का मार्च करते हुए जुलूस में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के घर पहुंचा और वहां जाके हायर वेजेस का डिमांड करने लगा। वहां पे उन लोग को जो है ना स्कॉन से, मतलब हथियार से उन लोग को ट्रीट किया गया, दिखाया गया और डराया गया। उन लोग का गुस्सा और बढ़ गया। एक ग्रुप जबरन घर में घुस गया और वहां जाके खूब तोड़ फोड़ मचाया, और दूसरा ग्रुप जो है वो स्टोर हाउस में चला गया और वहां पे जो भी स्टोर्ड क्लॉथ वगैरह था, कपड़ा था स्टोर किया हुआ, सप्लाई वगैरह, वो सब को उन लोग लूट लिया और फाड़ दिया। कॉन्ट्रैक्टर अपने परिवार के साथ गांव से भाग गया, पड़ोस के गांव में। लेकिन पड़ोस के गांव वालों को जब पता चला उसके कर्म के बारे में, उसके काम के बारे में, तो उसको पनाह देने से, वहां पे रहने देने से मना कर दिया। 24 घंटा बाद कॉन्ट्रैक्टर आर्मी के साथ वापस लौटा और ओपन फायर करवाया सब पे, जिसमें 11 वीवर्स को गोली मार के मार दिया गया। 1845 का ये केस था। अब 1848 का केस के बारे में देखते हैं। 1848 में द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स हुआ। अब जैसे 1848 में पेरिस के शहर में एक चीज चल रहा था, जो हम लोग बात की, जो पूरा क्या कहते हैं, लुइस फिलिप को भगा दिया गया, ये सब हो रहा था। लेकिन ये जो है जनरल है, मतलब 1848 में जो मिडिल क्लास है, जो पढ़ा लिखा क्लास है, वो क्या कर रहा था, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया जो मिडिल क्लास के द्वारा लीड किया गया। यूरोप के बाकी पार्ट्स में, फ्रांस को छोड़ के जितने भी लोग थे, आदमी औरत सब, उन लोग नेशन स्टेट का डिमांड कर रहे थे और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड कर रहे थे। पार्लियामेंट होना चाहिए, वहां से लीड करना है। एक संविधान चाह रहे थे, प्रेस का आजादी, मीडिया का आजादी चाह रहे थे, और एसोसिएशन, संगठन बनाने का आजादी चाह रहे थे। जर्मन रीजन्स में जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल का एसोसिएशंस था, ठीक है ना, बिजनेसमैन लोग का था, प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स का था, वो लोग सब एक जगह पे मीटिंग किया। वो कहाँ था? फ्रैंकफर्ट के शहर में, जर्मन रीजन का ये। और वो लोग डिसाइड किया कि हम लोग वोट करेंगे जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। जैसे फ्रांस में नेशनल असेंबली बना था, वैसे जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। 18 मई 1848 में, 1848, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुना गया जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। अब ये लोग गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो इन लोग बनाया था सेंट पॉल के चर्च में, अपना पार्लियामेंट बनाया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। वहां पे जाके एक संविधान बनाया जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे था। उसके बाद जाकर के राजा के सामने अपना गद्दी छोड़ने का प्रस्ताव रखा और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का प्रस्ताव रखा। उस समय राजा, जर्मनी तो कुछ था नहीं उस समय, तो प्रूशिया जो था उसके राजा के अंडर में था वो एरिया। तो किंग ऑफ प्रूशिया जो फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ थे उस समय, उन्होंने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और जा करके बाकी सारे मोनार्क के साथ विरोध में जुट गए कि हम लोग नहीं राइट्स देंगे। अब ये जो असेंबली था उसका लड़ाई हुआ, झड़प हुआ मोनार्क्स के साथ, लेकिन वो लोग हार गए, असेंबली हार गया, नेशनल असेंबली हार गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये एक केस बताया, वैसा बहुत सारे केसेस यूरोप में हो रहा था, ये जर्मनी का एक केस बताया, तो जो एनसीईआरटी में बस वही पढ़ना है।
तो वो लोग क्यों हार गया? पहला रीजन, एरिस्टोक्रेसी के साथ मिलिट्री इन्वॉल्व था। मतलब जो नोबेल्स लोग हैं उन लोग के साथ आर्मी है, और ये लोग कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो लोग आर्मी के सामने नहीं टिक पा रहे। पहला रीजन। दूसरा रीजन, अब ये लोग मुट्ठी भर क्यों हो गए? क्योंकि देखिए ये जो पार्लियामेंट बना है इसमें मेजरली एजुकेटेड क्लास है, बिजनेसमैन है, ठीक है ना, अमीर तबका है, आम आदमी का अमीर तबका। तो ये जो है, अगर मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसके अंडर वर्कर होगा। अब ये वर्कर जो है अगर उसका बेनिफिट दे दे, जो वर्कर का डिमांड है उसको पूरा कर दें, तो बिजनेसमैन को लॉस होगा ना। तो इसीलिए इन लोग क्या करता था कि बिजनेसमैन होने के कारण वर्कर्स का डिमांड इन लोग फुलफिल नहीं करता था, सुनता ही नहीं था। तो धीरे धीरे करके जो गरीब वर्कर्स लोग हैं, पीजेंट्स लोग हैं, देखा उन लोग कि हम लोग का डिमांड नहीं सुना जा रहा है, तो उन लोग का साथ छोड़ दिया। तो जब शुरुआत हुआ था आंदोलन का तो सब एक साथ थे, लेकिन बाद में जब पार्लियामेंट बन गया, मतलब वो नेशनल असेंबली बन गया, उसके बाद फिर जो रवैया था टुवर्ड्स वर्कर क्लास, पीजेंट क्लास, वो बहुत अच्छा नहीं था। उन लोग का बात नहीं सुना जा रहा था, इसलिए उन लोग पीछे हट गया, छोड़ दिया साथ। अब ये लोग का आबादी बहुत घट गया, क्योंकि मैक्सिमम आबादी तो पीजेंट्री है ना, शुरू से हम लोग पढ़ रहे। तो ये लोग का आबादी बहुत घट गया और मोनार्क लोग को इन लोग को हराना आसान हो गया। ये एक रीजन था। उसके बाद देखिए लिबरल मूवमेंट के बारे में बात। अब लिबरल मूवमेंट के दौरान और भी कुछ हुआ, जैसे विमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत देखा गया, विमेन पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना, न्यूज़पेपर्स वगैरह उन लोग अपना बनाई, और पॉलिटिकल मीटिंग्स में बहुत पार्ट लिया, आंदोलन में, है ना, प्रदर्शन में, सब में पार्ट लिया। लेकिन जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना और विमेन लोग को बस एक ऑब्जर्वर की तरह विजिटर्स गैलरी में खड़े होने का अलाउड किया गया, उन लोग मतलब कोई भी पॉलिटिकल राइट्स के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, उन लोग का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विजिटर्स गैलरी में बस उन लोग खड़े होकर के देख सकती है प्रोसीडिंग्स को। तो उन लोग को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन लोग को सफरेज राइट्स भी नहीं दिया गया, वोटिंग राइट्स भी नहीं मिला। मोनार्क जो थे, क्योंकि जर्मन पार्लियामेंट को इन लोग हरा दिया था मोनार्क लोग मिलकर, लेकिन अभी लोग ये समझ गया था कि नेशनलिज्म का भावना उत्पन्न हो चुका है, तो ये अगर हम लोग इन लोग का बात नहीं सुनेंगे तो ये बार बार आंदोलन उठता रहेगा, और जब बार बार उठता रहेगा तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगा इसको सप्रेस करने में। तो मोनार्क्स जो है वो लोग क्या किए, कंसेशंस, कुछ छूट दिए लिबरल नेशनलिस्ट लोग को, जैसे सर्फडम, जो बंधुआ मजदूरी है, और बॉन्डेड लेबर जो है उसको खत्म कर दिया गया हब्सबर्ग के एरिया से और रशिया से। इसके अलावा हब्सबर्ग रूलर लोग ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा आजादी दिया पॉलिटिकल प्रोसेसेस में हंगेरियंस को। ऑटोनॉमी मतलब होता है ज्यादा आजादी दिया गया, ज्यादा बोलने का क्षमता है ना, आप आराम से बोल सकते हैं, आप पॉलिटिकल व्यूज रख सकते हैं, ये सब है। तो हब्सबर्ग रूलर्स लोग ये ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया हंगेरियंस को 1867 में। ये दो छूट वो लोग प्रोवाइड किया। अब इसके बाद पार्ट 4 स्टार्ट होता है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड